फिल्म की शुरुआत पूकू आइलैंड नाम के एक छोटे से द्वीप से होती है, जहां झावन पक्षियों की एक विशाल आबादी रहती है। इन्हीं अनगिनत पक्षियों के बीच पूकू जाति का एक छोटा सा जीव ऑली भोजन के बचे हुए टुकड़ों में कुछ खाने की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे एक पूरा पिपलेट फल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने वाला होता है, एक झावन पक्षी उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर झपट पड़ता है। उसी पल ऑली हमें बताता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल नहीं था। इसके बाद कहानी अतीत की ओर लौटती है, ताकि हमें पता चल सके कि उसकी असली यात्रा कैसे शुरू हुई। बचपन से ही ऑली बेहद जिज्ञासु था। जब उसने पहली बार नदी देखी, तो उसके मन में उसके भीतर छिपी रहस्यमयी दुनिया को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की बनावट उसे पानी के भीतर सांस लेने की अनुमति नहीं देती। इसलिए उसने अपने इस सपने को पूरा करने का कोई तरीका खोजने का फैसला किया। उसने एक के बाद एक कई प्रयोग किए। उसने थोड़ा सा शहद और एक खोखले पौधे के तने का इस्तेमाल करके पानी के भीतर सांस लेने का साधन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। फिर भी ऑली हार मानने वालों में से नहीं था। कई असफल प्रयासों के बाद उसके मन में एक नया विचार आया। उसने उस खोखले तने को लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े पर बांध दिया, ताकि वह पानी की सतह पर तैरता रहे। उसकी यह चतुर तरकीब आखिरकार सफल हो गई और पहली बार वह नदी की गहराइयों में गोता लगाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह नदी की तलहटी तक पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पानी के नीचे की दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर थी। चारों ओर मनमोहक दृश्य थे और रंग बिरंगे जलीय जीव मानो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। तभी उसकी नजर एक अनोखी मछली पर पड़ी, जिसका रंग और रूप बिल्कुल अलग था। वह सावधानी से उसके पास गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उसे खाने हेतु एक पत्ता आगे बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि वह मछली दोबारा उसके करीब आती, ऑली के पिता अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत उसे पानी से बाहर खींच लिया और वहां से भाग निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मछली उस पर हमला करने वाली थी। घर लौटने के बाद उसके माता पिता ने उसे उसके लापरवाह व्यवहार के लिए डांटा। उन्होंने समझाया कि द्वीप छोड़ना या अनजान जगहों की खोज करना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है और पूकू जाति के किसी भी सदस्य को अपनी जिज्ञासा के कारण अज्ञात रास्तों पर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन उनके शब्दों का ऑली पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। इसके बजाय वह उत्साह से पानी के नीचे देखी गई उस अद्भुत दुनिया और वहां मिली खूबसूरत मछलियों के बारे में बातें करता रहा। दूसरी ओर उसके पिता का मानना था कि यही जिज्ञासा एक दिन पूकू जाति के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। बात खत्म होने से पहले ऑनली के पिता उसे याद दिलाते हैं कि पूकू जाति के सभी सदस्यों की सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। यही क्षमता उन्हें किसी भी खतरे का पहले से एहसास करा देती है और समय रहते उससे दूर रहने में मदद करती है। लेकिन ऑली की जिज्ञासा अब भी कम नहीं हुई थी। इसलिए उसकी दादी ने फैसला किया कि वह उसे फायरवुल्फ की कहानी सुनाएंगी, ताकि उसे लापरवाही और जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा के खतरों का एहसास हो सके। दादी ने अपनी कहानी शुरू करते हुए बताया कि बहुत समय पहले दी वैली नाम की घाटी सभी जीवों का घर हुआ करती थी। वहां पूकू जाति के जीव बाकी सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उस जगह पानी की कमी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी एक खूंखार भेड़िया था, जिसके डर में सभी जीव हर समय जीते थे। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन सब कुछ बदल गया, जब विशालकाय जीव जो पहली बार दी वैली में पहुंचे। उनका आकार भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उनका स्वभाव बेहद शांत और दयालु था। वे अपने साथ चमकने वाले रहस्यमयी पौधे लेकर आए, जिन्हें मैजिकल पॉट्स कहा जाता था। ऐसे पौधे किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। इन मैजिकल पॉट्स में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। जो भी जीव इनमें से किसी एक को छूता, वह तुरंत किसी दूसरे प्राणी के रूप में बदल जाता। इसी शक्ति की वजह से सभी जीव एक दूसरे की भाषा समझने लगे और आपस में आसानी से संवाद कर सके। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। उस खूंखार भेड़िए ने एक मैजिकल पॉट चुरा लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह फायरवुल्फ में बदल गया। इस परिवर्तन के साथ उसे अपार शक्ति मिल गई और वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक और हिंसक बन गया। अपने नए रूप में फायरवुल्फ ने डिजो पर हमला कर दिया। उसने उनमें से 4 को मार डाला, जबकि बाकी डिजो किसी तरह अपनी जान बचाकर द वैली से भागने पर मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, फायरवुल्फ ने उस पत्थरों से बने बांध को भी नष्ट कर दिया, जो नदी के पानी को रोक कर रखता था। इस तरह उसने यह सुनिश्चित कर दिया कि जो कभी दोबारा द वैली में वापस न लौट सकें। इसके बाद कहानी फिर से ऑनली के पास लौटती है। उसकी दादी अपनी कहानी खत्म करते हुए बताती हैं कि फायरवुल्फ आज भी डब वैली पर राज करता है। लेकिन यह कहानी सुनने के बाद भी ऑनली जरा भी नहीं डरता, बल्कि उसे हैरानी होती है, क्योंकि उसे लगा था कि यह कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी होगी। तभी उसके माता पिता समझ जाते हैं कि उसकी जिज्ञासा हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वे उसे पूकू आइलैंड का दौरा कराते हैं, वही द्वीप जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में तबाह हालत में देखा था। इस दौरान ओनली सीखता है कि पिपलेट फल कैसे निकाला जाता है, जो पूकू जाति का मुख्य भोजन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पूकू के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं, खुशी से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उनके पास भोजन का भरपूर भंडार है और वे अपने द्वीप पर पूरी शांति के साथ जीवन बिताते हैं। इसी बीच संयोग से ऑनली की नजर जावन का एक छोटा सा चूजा द्वीप पर उतरते हुए देखती है। वह उसे खोजने निकल पड़ता है और अपनी तेज सूंघने की क्षमता की मदद से जल्दी ही उसका पता लगा लेता है।
जैसे ही वह जमीन पर गिरे हुए पिपलेट फल के पास पहुंचता है, वह नन्हा जावन उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता और उसके पास ही खड़ा रहता है। जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। ओनली अपने दयालु स्वभाव के कारण पिपलेट फल खोलकर उसे दिखाता है कि इसे कैसे खाया जाता है। छोटा जावन फल का स्वाद चखता है और उसे वह इतना पसंद आता है कि वह ओली के लिए एक और पिपलेट लेकर आता है। फिर ओली को देखकर उसी तरह उसे खोलना भी सीख जाता है। उसकी खुशी साफ बता रही थी कि वह ओली का आभार व्यक्त कर रहा है। लेकिन तभी ओनली के पिता वहां पहुंच जाते हैं। ओनली को जावन को पिपलेट खोलना सिखाते देखकर वे बहुत नाराज हो जाते हैं। अचानक वह छोटा जावन जोर से आवाज निकालता है। उसकी आवाज सुनकर जावन के बड़े झुंड द्वीप पर उतर आते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि वही छोटा जावन उन्हें भी पिपलेट फल खोलने का तरीका सिखा देता है। उस पल के बाद से अनगिनत जावन पूकू आइलैंड पर आने लगते हैं और वहां जमा पूरा खाद्य भंडार खत्म कर देते हैं। उनके सामने आने वाला हर पिपलेट फल कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। यह सब देखकर ओनली के पिता स्तब्ध रह जाते हैं और अपने बेटे को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तभी हमें समझ आता है कि यही वह दिन था जिसने ओनली की जिंदगी का सबसे बुरा दिन बनकर उसकी किस्मत बदल दी। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौटती है। ओनली अब भी एक जावन पक्षी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी अचानक वह पक्षी किसी अनजान चीज से डरकर पीछे हट जाता है। ओनली तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है, अपना इकट्ठा किया हुआ खाना उठाता है और तेजी से पूकू जाति के छिपने के ठिकाने की ओर लौट जाता है। ठिकाने के अंदर ओनली के पिता बाकी पूकू सदस्यों के साथ एक अहम बैठक कर रहे होते हैं। वे सबको बताते हैं कि उनका आपातकालीन खाद्य भंडार पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं मिला तो आने वाली सर्दियों में पूरी पूकू जाति भूख से मर सकती है। यह सुनकर ओनली पूरी तरह टूट जाता है। वह सबके उदास चेहरे देखता है और महसूस करता है कि इस हालात का जिम्मेदार वही है। अपने पिता को खुश करने की उम्मीद में वह उनके सामने एक पिपलेट फल रखता है, लेकिन उसके पिता उसकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ओनली अपराधबोध में डूबा बैठा होता है। तभी उसकी नजर कांच के एक टुकड़े से टकराकर लौट रही सूरज की किरण पर पड़ती है। उसी पल उसे याद आता है कि इसी तेज चमक से जावन पक्षी उससे डरकर भाग गए थे। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह कांच के कई टुकड़े इकट्ठा करता है और बाहर जाकर सूरज की रोशनी को जावन पक्षियों की आंखों पर परावर्तित करने लगता है। उसकी यह तरकीब काम कर जाती है। एक एक करके सभी जावन पक्षी द्वीप छोड़कर उड़ने लगते हैं। यह देखकर ओनली खुशी से झूम उठता है और उन्हें भगाना जारी रखता है, लेकिन तभी एक गुस्सैल जावन पक्षी उस पर हमला कर देता है। जोरदार टक्कर लगते ही ओनली अपना संतुलन खो बैठता है और नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। वह एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचता है जहां चारों ओर मकड़ी के जाल जैसी अजीब चमकती डोरियां फैली हुई थीं, जबकि गुफा की गहराई में एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। अचानक वे डोरियां टूटने लगती हैं और ओनली फिसलता हुआ सीधे एक चमकते हुए मैजिकल पॉट पर जा गिरता है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उसकी दादी की सुनाई हुई कहानी पूरी तरह सच थी। वह उस जादुई पौधे को हैरानी से देखता है और उससे दूर हटने की कोशिश करते हुए जावन पक्षी को कोसने लगता है, लेकिन तभी बची हुई डोरियां भी टूट जाती हैं और उसका पूरा शरीर मैजिकल पॉड को छू लेता है। रात होने पर ओनली की माँ और उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं। कुछ देर बाद उन्हें गड्ढे के अंदर से उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही ओनली बाहर निकलता है सभी डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब वह एक जावन पक्षी में बदल चुका होता है। दूसरी ओर ओनली को खुद भी इस बदलाव का कोई अंदाजा नहीं होता। वह अपनी माँ और दोस्तों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही सभी यही समझ बैठते हैं कि किसी जावन पक्षी ने ओनली को खा लिया है। इसलिए वे उसी पर हमला कर देते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उनमें से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वही असली ओनली है। आखिरकार वे उसे एक ऊंची चट्टान के किनारे घेर लेते हैं। ओनली उड़ना नहीं जानता था, इसलिए बचने की कोशिश में वह नीचे घने पेड़ों के बीच गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह पूरी तरह घबराया हुआ होता है। उसे यह भी पता नहीं होता कि वह अब एक जावन पक्षी बन चुका है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह पूकू आइलैंड पर नहीं है, उसका डर और बढ़ जाता है। फिर आसपास मौजूद अजीब अजीब जीवों को देखकर वह पूरी तरह घबरा जाता है। इसी दौरान उसकी नजर अपने ऊपर मंडरा रहे 3 जावन पक्षियों पर पड़ती है। वह तुरंत एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छिप जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक पक्षी उसे डरा देता है, जिससे वह घबराकर बाहर निकल आता है। वह एक डंडी उठा लेता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है ताकि कोई भी उसके करीब ना आ सके। ओनली का यह अजीब व्यवहार देखकर आइवी हैरान रह जाती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। तभी उसके दोनों छोटे भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जब आइवी उसे पूकू आइलैंड से यहाँ ला रही थी तब रास्ते में उसका सिर कई चट्टानों से टकरा गया था। शायद इसी वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। उसी समय ओनली एक और बात देखकर दंग रह जाता है। उसे जावन पक्षियों की हर बात साफ साफ समझ आने लगती है।
उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुद एक जावन पक्षी में बदल चुका था। ये देखकर वह घबरा जाता है और अपने नए शरीर से बाहर निकलने की बेताब कोशिश करने लगता है। इसके बाद आइवी और उसके दोनों भाई तब और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं जब वे ओनली को गोबर के एक टुकड़े को लेकर एक गोबर भ्रंग से बहस करते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद ओनली की याददाश्त लौटने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसी आइवी ने उस पर हमला किया था और वही उसे उस गड्ढे में गिराने की वजह बनी थी। गुस्से में वह आइवी से कहता है कि उसका नाम ओनली है और वह असल में पूकू जाति का सदस्य है। यह सुनकर आइवी और उसके दोनों छोटे भाई हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ओनली अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए वे उसे इलाज के लिए जावन रॉक ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी पास ही से एक भेड़िए के हुआ हुआ करने की आवाज सुनाई देती है। आइवी तुरंत समझ जाती है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं। वह ओनली से उनके साथ उड़ने के लिए कहती है, लेकिन ओनली बताता है कि उसे उड़ना ही नहीं आता। तभी आइवी को एक तरकीब सूझती है। वह अपने भाइयों से ओनली को जमीन पर पकड़कर रखने के लिए कहती है और फिर वे उसके पूरे शरीर पर गोबर भ्रंग का गोबर मल देते हैं ताकि भेड़िया उसकी गंध पहचान न सके। इसके बाद आइवी के दोनों भाई उड़कर जावन रॉक की ओर चले जाते हैं, जबकि आइवी ओनली को पेड़ों की घनी शाखाओं के नीचे छिपाकर खुद भी वहां से उड़ जाती है। कुछ ही क्षण बाद हुआ हुआ की आवाज और भी करीब आने लगती है। तभी एक खूंखार भेड़िया वहां दिखाई देता है। ओनली डर से कांप उठता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि यही फायरवुल्फ है, लेकिन जब वह देखता है कि भेड़िए की नजर उस पर नहीं पड़ी तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। कुछ समय बाद ओनली झील पर जाकर अपने शरीर से गोबर साफ करने लगता है। तभी अचानक एक मछली पानी से बाहर उछलती है। पहले तो वह चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह पहचान लेता है कि यह वही मछली है जिससे वह बचपन में मिला था। वह मछली मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है और बताती है कि उसका नाम बूगल है। वह यह भी कहती है कि पूरी झील में उसकी प्रजाति की अब वही आखिरी मछली बची है, इसलिए उसे हर बार अपना परिचय खुद ही देना पड़ता है। इसके बाद ओनली उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे एक मैजिकल पॉड की वजह से वह पूकू से जावन में बदल गया। बूगल उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह ओनली की मदद करने का फैसला करता है। वह बताता है कि उसने पहले भी ऐसा ही एक चमकता हुआ मैजिकल पॉड देखा था जो बगीचे के पीछे मौजूद है। ये सुनते ही ओनली खुशी से भर उठता है। वह बूगल का धन्यवाद करता है और बिना देर किए उस मैजिकल पॉड की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में आइवी उसे रोकती है और याद दिलाती है कि उसने उसे खूंखार भेड़िए से बचने के लिए छिपे रहने को कहा था, लेकिन ओनली उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जैसे ही उसकी नजर मैजिकल पॉड पर पड़ती है, वह तेजी से उसकी ओर भागने लगता है। हालांकि आइवी को समझ नहीं आता कि ओनली क्या करना चाहता है, फिर भी वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह मैजिकल पॉड के पास जाती है ताकि उसे ओनली के लिए ले आए, लेकिन जैसे ही वह पूकू कहकर मैजिकल पॉड को छूती है, उसी क्षण वह खुद एक पूकू में बदल जाती है। यह देखकर ओनली स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। दूसरी ओर आइवी को इस बदलाव का जरा भी एहसास नहीं होता। वह बार बार उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार मुंह के बल गिर जाती है। इतना ही नहीं, वह अपने नए रूप और पूरे शरीर पर उग आए घने फर का मजाक भी उड़ाने लगती है। आइवी की बातें सुनकर ओनली नाराज हो जाता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन आइवी लगातार उसके पीछे पीछे चलती रहती है। आखिरकार परेशान होकर ओनली उसे धक्का दे देता है, जिससे वह सीधे पानी में जा गिरती है। इसके बाद ओनली फिर से बूगल के पास लौटता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कहीं और भी मैजिकल पॉट्स देखे हैं, लेकिन तभी आइवी वहां पहुंच जाती है और उनकी बात बीच में ही रोक देती है। वह हैरान रह जाती है, क्योंकि अब वह बूगल की भाषा भी समझ पा रही थी। तब ओनली उसे समझाता है कि मैजिकल पॉट्स की शक्ति की वजह से अब वह दी वैली के सभी जानवरों की भाषा समझ सकती है। इसके बाद भी दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। तभी बूगल उन्हें बीच में रोककर बताता है कि चट्टानों के गिरने से दी वैली बंद हो जाने के बाद से वह पूरी जिंदगी अकेला रहा है। इसी अकेलेपन में उसने घाटी की कई अनजान जगहों की खोज की, जिनमें मैजिकल पॉट्स का स्थान भी शामिल है। फिर वह बताता है कि ये मैजिकल पॉट्स मरे हुए जो जीवों के पास मिलते हैं और सबसे नजदीकी मरा हुआ ड्योदीर ग्रेट वाटरफॉल के पीछे डड वैली के पिछले हिस्से में मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां छिपे खतरे के बारे में उन्हें चेतावनी दे पाता, ओनली और आइवी वहां से निकल चुके होते हैं। इसके बाद दोनों द ग्रेट वाटरफॉल की ओर जाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं। ओनली को अपने पंखों की वजह से चढ़ने में काफी परेशानी होती है। अचानक उन्हें फिर से हुआ हुआ की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं और देखते हैं कि वह आवाज एक छोटे भेड़िए के बच्चे की है, जो अपने पिता को खोज रहा था। लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उनके पीछे कई खूंखार भेड़िए आ चुके हैं। जैसे ही भेड़ियों की नजर उन पर पड़ती है, दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चूंकि ओनली उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह आइवी को उठाकर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार दोनों एक गिरे हुए पेड़ के तने तक पहुंच जाते हैं, जिसकी मदद से वे दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये पीछा तब तक जारी रहता है जब तक ओनली और आइवी एक रहस्यमयी गुफा के भीतर नहीं घुस जाते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भेड़िए उस गुफा के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते। उसी समय आइवी, जिसे अब पूकू की तेज सूंघने की शक्ति मिल चुकी थी, एक बेहद भयानक गंध महसूस करती है और समझ जाती है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। जब ओनली सामने दिखाई दे रही पेड़ों की जड़ों पर एक पत्थर फेंकता है, तो वे जड़ें अचानक हिलने लगती हैं। तभी दोनों को एहसास होता है कि वे जड़ें नहीं, बल्कि बेहद जहरीले और खतरनाक सांप हैं।
अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर खूंखार भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे, जबकि अंदर जहरीले सांप उनका रास्ता रोके हुए थे। तभी आईवी ओनली को शांत करती है और बताती है कि ये सांप सुन नहीं सकते, बल्कि केवल जमीन में होने वाली हलचल को महसूस करते हैं। ये सुनते ही ओनली के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह आईवी से कहता है कि वह पूकू की तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके सांपों की सही जगह का पता लगाए। इसके बाद ओनली और आईवी मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। आईवी अपनी आंखें बंद करती है और पूकू की तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके एक एक सांप की सही जगह का पता लगा लेती है। शुरुआत में ओनली को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह डरते डरते उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। वह बेहद सावधानी से एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है ताकि किसी भी सांप को छू न दे। आखिरकार दोनों सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों भेड़ियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर भेड़िए गुस्से से जोर जोर से हुआ हुआ करने लगते हैं। उनकी आवाज से ऊपर पड़े छोटे छोटे पत्थर सांपों पर गिरने लगते हैं, जिससे सभी सांप जाग जाते हैं और ओनली तथा आईवी का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर में सांप दोनों को एक पेड़ के तने पर घेर लेते हैं। अब उनके पास छलांग लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसा कि उम्मीद थी, आईवी ओनली को हिम्मत देती है कि वह उसे उठाए और उड़ने की कोशिश करे। इतना कहकर वह उसे धक्का देती है और खुद भी उसके पीछे छलांग लगा देती है। दोनों नीचे गिरने लगते हैं। उसी समय आईवी ओनली के करीब आकर उसे जल्दी जल्दी समझाती है कि अपने पंखों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने अब भी उड़ना नहीं सीखा तो वे दोनों मर जाएंगे। जैसे ही ओनली उसकी बात मानता है, वह आखिरी पल में उड़ने में सफल हो जाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आता है। वह रास्ते की सभी बाधाओं से बचते हुए आगे बढ़ता है। पेड़ों पर रहने वाले हिरणों के झुंड के बीच से उड़ता है और पहली बार खुले आसमान में उड़ने का पूरा आनंद महसूस करता है। वह तेजी से ऊपर उठता है, बादलों से भी ऊंचा पहुंच जाता है, फिर पूरी रफ्तार से नीचे गोता लगाकर आईवी को पकड़ लेता है और उसे लेकर झील के ऊपर उड़ने लगता है। दोनों साथ बिताए उन खूबसूरत पलों का भरपूर आनंद लेते हैं। दिन समाप्त होने पर दोनों बादलों से भी ऊंची एक विशाल पर्वत चोटी पर पहुंचते हैं ताकि सुरक्षित जगह पर आराम कर सकें। वहां ओनली आईवी का धन्यवाद करता है क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई और उसे उड़ना सिखाया। यह सुनकर आईवी हैरान रह जाती है और कहती है कि आज तक किसी ने भी उसे कभी धन्यवाद नहीं कहा। कुछ देर बाद ओमनली को भूख लगती है। तब आईवी उसे पेड़ के तने का एक टुकड़ा लाकर खाने को देती है। स्वाद बहुत खराब होने के बावजूद वह उसे खाने के लिए कहती है। फिर वह दुखी होकर बताती है कि झोंके चले जाने के बाद उनका एकमात्र भोजन का स्रोत खत्म हो गया, क्योंकि वे उन्हीं की शाखाओं पर उगने वाले फलों पर निर्भर थे। भोजन की कमी ने भीषण अकाल पैदा कर दिया, जिसमें उसके माता पिता और उसके सभी प्रियजन मारे गए। वह बताती है कि बड़ी बहन होने के कारण अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए भोजन जुटाना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी, वरना वे भी भूख से मर जाते। फिर वह मुस्कुराते हुए बताती है कि बचपन में उसे एक पिपलेट फल मिला था और पूकू के एक छोटे से बच्चे ने उसे सिखाया था कि उसे कैसे खोला और खाया जाता है। उसी की बदौलत वह और उसके भाई आज तक जिंदा हैं। ये सुनते ही ओनली समझ जाता है कि आईवी वही छोटी जावन चिड़िया है जिसे उसने बचपन में पिपलेट खोलना सिखाया था। उसके बाद आईवी सो जाती है, लेकिन ओनली पूरी रात जागता रहता है। वह सदमे और उदासी में डूबा होता है और उसकी आंखों में नींद नहीं आती। अगली सुबह दोनों द ग्रेट वाटरफॉल पहुंचते हैं, जहां उन्हें झरने के नीचे एक मृत जो दिखाई देता है। लेकिन अगले ही पल वे दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ भेड़िए मौजूद थे। तब उन्हें पता चलता है कि यही उनका अड्डा है। सौभाग्य से उन्हें पास की झील में बूगल दिखाई देता है। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो बूगल उनसे माफी मांगता है कि वह उन्हें यह बताना भूल गया था कि यह भेड़ियों का इलाका है। इसके बाद वह एक योजना सुझाता है। वह कहता है कि वह भेड़ियों का ध्यान भटका देगा, लेकिन बदले में वे उसके लिए एक मैजिकल पॉड ले आए, क्योंकि वह अपनी अकेली जिंदगी से तंग आ चुका है और किसी भी दूसरे जीव में बदलना चाहता है। यह योजना ओनली और आईवी दोनों को पसंद आती है और वे उससे वादा करते हैं कि वे उसके लिए एक मैजिकल पॉड जरूर लाएंगे। कुछ ही देर बाद बूगल एक चट्टान पर मरने का नाटक करता है। जैसे ही भेड़िए उसे देखते हैं, वे उसे खाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ठीक समय पर बूगल पानी में छलांग लगा देता है और भेड़ियों को अपने पीछे भटका देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ओनली और आईवी मैजिकल पॉड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें केवल एक ही मैजिकल पॉड मिलता है। तब आईवी सुझाव देती है कि वह पहले उसे छूकर फिर से जावन बन जाए, ताकि बाद में ओनली के लिए दूसरा मैजिकल पॉड ढूंढने में उसकी मदद कर सके। लेकिन ओनली उसकी बात ठुकरा देता है। वह कहता है कि उसकी पूरी जाति की किस्मत उसी पर टिकी हुई है। इसके बाद वह एक सच्चाई स्वीकार करता है। वह बताता है कि वही पूकू का छोटा बच्चा था जिसने बचपन में उसे पहली बार पिपलेट खोलना सिखाया था। वह समझाता है कि उसी दिन उसने उस पर भरोसा किया था और उसी भरोसे की वजह से जावन पक्षियों ने पिपलेट खोलना सीख लिया। बाद में उन्होंने पूकू आइलैंड पर हमला कर दिया, उनका सारा भोजन खा लिया और पूकू को भूख से बचने के लिए जमीन के नीचे बिलों में रहने पर मजबूर कर दिया। वह कहता है कि इसलिए अब वह उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जाति की तबाही उसी एक गलती से शुरू हुई थी। फिर वह टूटे हुए मन से बताता है कि आज तक उसके पिता उसकी आंखों में नहीं देख पाते, क्योंकि वह अब भी खुद को उस घटना का दोषी मानता है। ये सब सुनकर आईवी बेहद दुखी हो जाती है और अपराध बोध से भर जाती है। लेकिन तभी भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। दोनों मदद के लिए बूगल को पुकारते हैं, लेकिन भागते समय वे गलती से मैजिकल पॉड पर गिर पड़ते हैं। अगले ही पल दोनों बूगल जैसी मछलियों में बदल जाते हैं और झरने के साथ बहते हुए नीचे झील में जा गिरते हैं। वहां उनकी मुलाकात असली बूगल से होती है।
वह उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। तब आईवी पूरी घटना को याद करती है और समझाती है कि मैजिकल पॉट्स किसी भी जीव को उस आखिरी जीव में बदल देते हैं जिसका नाम वह बोलता है। लेकिन ओनली बीच में ही उसे रोक देता है और गुस्से में उसे दोष देने लगता है। वह कहता है कि अब वे दोनों मछलियां बन चुके हैं और वह कभी भी अपनी जाति को नहीं बचा पाएगा। फिर वह कहता है कि दोनों की मंजिल अलग अलग है और अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन बूगल उसे रोकता है और बताता है कि उसे ऐसे बहुत सारे मैजिकल पॉड्स का पता है, इसलिए ओनली मजबूर होकर फिर से उनके साथ चल पड़ता है। रास्ते में बूगल उन्हें बताता है कि बहुत सारे मैजिकल पॉड्स स्केरी रॉक वाटरफॉल की चोटी पर मौजूद हैं। वह जगह पूरी डिवेली की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है और वहां तक पहुंचने के लिए तीनों को मिलकर काम करना होगा। फिर बूगल अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसने पूरी उम्र झील में अकेले बिताई और हमेशा महसूस करता रहा कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। आखिरकार उसे समझ आया कि वह कमी किसी चीज की नहीं बल्कि साथ की थी। वह दोनों से कहता है कि अकेलापन किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ी सजा है। यह सुनकर आईवी का अपराध बोध और बढ़ जाता है। वह ओली के पास आती है और बताती है कि जब वे बचपन में मिले थे तब उसके दोनों भाई कई दिनों से भूखे थे। अगर ओली उसे पिपलेट खोलना न सिखाता तो वह अपने भाइयों की जान कभी नहीं बचा पाती। आंखों में आंसू लिए वह कहती है कि उसने उस दिन के बाद ओली को कभी नहीं भुलाया। फिर वह पूरे दिल से उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे कभी यह एहसास ही नहीं था कि उसकी वजह से पूकू की पूरी जाति की जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ ही देर बाद तीनों स्कैरी रॉक वाटरफॉल पहुंचते हैं। झरने की चोटी पर बड़ी संख्या में मैजिकल पॉड्स उगे हुए थे। उन्हें देखते ही ओली उत्साह से उनकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वह अकेले इस झरने पर नहीं चढ़ सकता। तभी बूगल उन्हें समझाता है कि सफल होने का एकमात्र तरीका आपसी सहयोग है। तीनों गहरी सांस लेते हैं और एक ही मछली की तरह तालमेल बनाकर झरने की ओर तैरना शुरू कर देते हैं। उनके सहयोग की बदौलत वे बड़ी मुश्किल से झरने का पहला हिस्सा पार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से की ओर बढ़ने से पहले ही रॉक बेयर्स उन पर हमला कर देते हैं और तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हर कोई पूरी ताकत से तैरते हुए उन शिकारी भालुओं के हमलों से बचने की कोशिश करता है। आखिरकार बूगल उन्हें फिर से एक साथ इकट्ठा कर लेता है और तीनों मिलकर पूरी ताकत लगाते हुए झरने के दूसरे हिस्से तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही वे चौंक जाते हैं क्योंकि मैजिकल पॉट्स के पास भेड़िए पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि उन जादुई पौधों तक कैसे पहुंचा जाए। उसी समय भेड़ियों का छोटा शावक एक पेड़ की डाल पर गिर जाता है। बड़े भेड़ियों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है क्योंकि यदि वह नीचे गिरा तो रॉक बेयर्स उसे तुरंत मार डालेंगे। यह देखकर ओनली उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और आईवी तथा बूगल के साथ मिलकर आखिरी क्षण में उस शावक की जान बचा लेता है। भेड़ियों का सरदार सम्मान से ओनली की ओर देखता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद ओनली, आईवी और बूगल मिलकर मैजिकल पॉट्स तक पहुंच जाते हैं। ओनली और आईवी उन जादुई पौधों को छूते हैं और दोनों फिर से अपने असली रूप में लौट आते हैं। अपनी लंबी मुश्किलों के खत्म होने की खुशी में वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वे बूगल से पूछते हैं कि अब वह जावन बनना चाहता है या पूकू, लेकिन बूगल कहता है कि उसने अभी फैसला नहीं किया है। फिर वह मैजिकल पॉट्स की ओर छलांग लगाते हुए जोर से फायरवुल्फ का नाम लेता है। अगले ही पल ओनली और आईवी स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि बूगल सचमुच फायरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद वह सच्चाई बताता है कि उसका असली नाम बूगल कभी था ही नहीं। बहुत पहले ड्जो ने उसे धोखा देकर इस मछली का रूप दे दिया था। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसी ने बांध को नष्ट किया था और द वैली से ड्जो को भगा दिया था। उसकी बात सुनकर ओनली और आईवी हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह सभी जानवरों से इतनी नफरत क्यों करता है। वह बताता है कि वह अपने झुंड का सबसे कमजोर भेड़िया था। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे अकेला छोड़ देते थे। इसलिए उसने मैजिकल पॉट्स की शक्ति का उपयोग करके खुद को फायरवुल्फ में बदल लिया और पूरे द वैली को आग के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में ड्जो ने उसे धोखा देकर फिर से बूगल नाम की मछली बना दिया और तब से वह झील में बिल्कुल अकेला जीवन जी रहा था। इसके बाद वह ओली का धन्यवाद करता है क्योंकि उसी के भरोसे की वजह से वह दोबारा फायरवुल्फ बन सका। इसी बीच आईवी जादुई पौधों की ओर बढ़ती है, लेकिन फायरवुल्फ उस पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर पटक देता है और ओली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह एक बार फिर पूरे द वैली पर डर के सहारे राज करेगा। इसके बाद वह सभी मैजिकल पॉट्स को जला देता है और वहां से चला जाता है। ओनली यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि आईवी की हालत बेहद गंभीर है तो उसे बचाने का फैसला करता है। वह आईवी को जावन रॉक तक ले जाने के लिए एक मजबूत रस्सी और साधारण सा स्ट्रेचर तैयार करता है। फिर पूरी ताकत से उसे खींचते हुए चढ़ाई शुरू कर देता है। हालांकि आईवी का वजन बहुत ज्यादा होता है, फिर भी ओली हार नहीं मानता और बिना रुके चट्टानों पर चढ़ता रहता है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए वह अपने हाथों को बांधकर पूरी ताकत से चढ़ाई जारी रखता है। हर गुजरता पल उसके लिए पहले से ज्यादा कठिन होता जाता है। आखिरकार वह चोटी तक पहुंच जाता है, जावन पक्षियों से मदद मांगता है और थकावट के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद ओनली की आंख खुलती है। वह खुद को जावन के एक घोंसले में पाता है और यह सोचकर दुखी हो जाता है कि आईवी मर चुकी है। लेकिन तभी आईवी उसके पीछे से आ जाती है। ओली खुशी से उसे गले लगा लेता है और आईवी भी उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। इसके बावजूद ओनली उदास रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से फायरवुल्फ दोबारा द वैली के लिए खतरा बन गया।
तब आईवी उसे दिलासा देती है और उसे घोंसले के बाहर ले जाती है। बाहर आकर ऑनली सभी छोटे बड़े झावन पक्षियों को देखकर हैरान रह जाता है। आईवी फिर उससे माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने पूकू की पूरी जाति को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो ये भी कहती है कि अगर बचपन में ओरानली ने उसकी मदद न की होती तो आज ज्यादातर झावन जीवित ही नहीं होते। तभी छोटे झावन पक्षी खुशी खुशी ओरानली का स्वागत करने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सभी लोग उस भयानक आग को देखकर दंग रह जाते हैं, जिसे फायर वुल्फ ने पूरे दी वैली में फैला दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, आईवी सभी झावन पक्षियों से विनती करती है कि वे तुरंत दी वैली के सभी जीवों की मदद करें, वरना कोई भी जीवित नहीं बचेगा। शुरुआत में उसके दोनों छोटे भाई उसे जिद्दी और परेशान करने वाली कहते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि वह हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले उनकी जान बचाई थी। उनकी बात सुनकर आईवी भावुक हो जाती है और सभी झावन पक्षी मिलकर द वैली के सभी जीवों को बचाने का फैसला करते हैं। फिर आईवी और ऑली सबसे आगे उड़ते हैं, जबकि सभी झावन पक्षी उनके पीछे पीछे डिर वैली की ओर निकल पड़ते हैं, जो पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी होती है। स्थिति बेहद खतरनाक होने के बावजूद वे अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और आग में फंसे जानवरों को बचाकर नदी के किनारे सुरक्षित पहुंचाने लगते हैं। इसी दौरान आईवी नदी में गिरने से ठीक पहले एक पाइन माउस की जान बचाकर उसे भी बाकी जानवरों के साथ सुरक्षित किनारे पहुंचा देती है। लेकिन आग लगातार फैलती रहती है और देखते ही देखते सभी जानवरों को चारों ओर से घेर लेती है। तभी ऑनली के मन में एक शानदार विचार आता है। वह सुझाव देता है कि सभी जानवरों को पूकू आइलैंड ले जाया जाए, क्योंकि वही एकमात्र सुरक्षित जगह बची है। उसी समय ट्री वुल्व्स भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। उनका सरदार एक बार फिर ऑनली को अपने बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इसके बाद सभी मिलकर योजना बनाते हैं। ट्री वुल्व्स बड़े बड़े पेड़ों के तनों को पानी में धकेलते हैं, जानवर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और सब मिलकर पूकू आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं, ताकि चारों ओर फैल चुकी भीषण आग से बच सकें। पूकू आइलैंड पर ऑनली के माता पिता यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका बेटा घाटी के बाकी सभी जानवरों को अपने साथ लेकर लौट रहा है। जैसा कि उम्मीद थी, ऑनली के पिता उन अनजान जानवरों को अपनी धरती पर आते देखकर घबरा जाते हैं। उसी समय भेड़ियों का छोटा शावक पानी में गिर जाता है। ऑनली तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है और आईवी भी उसका साथ देती है। दोनों मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। तब ऑनली अपने पिता को समझाता है कि ये सभी जीव वैसे राक्षस नहीं हैं जैसा वे हमेशा सोचते रहे। अगर उन्होंने उनकी मदद नहीं की तो वे सब मर जाएंगे। वो यह भी बताता है कि उसकी दादी की सुनाई हुई पूरी कहानी सच थी और अपने सफर से उसने एक सबसे बड़ा सबक सीखा है। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तभी सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर उसके पिता आखिरकार उस पर भरोसा कर लेते हैं और सबसे पहले भेड़िए के छोटे शावक की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद घाटी के बाकी सभी जीव भी पूकू आइलैंड पर सुरक्षित पहुंचने लगते हैं, लेकिन तभी सबकी नजर दूर से आते फायर वुल्फ पर पड़ती है। उसका इरादा साफ था, वह किसी भी कीमत पर पूकू आइलैंड तक पहुंचना चाहता था। वह एक विशाल लकड़ी के तने पर छलांग लगाकर उसे चप्पू की तरह चलाते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। फायरवुल्फ को अपनी ओर आते देखकर ओनली के मन में एक योजना आती है। वह आईवी को अपने साथ आने के लिए कहता है और दोनों उस गड्ढे की ओर दौड़ते हैं जहां ओनली पहली बार मैजिकल पॉड्स तक पहुंचा था। वे नीचे उतरते हैं, लेकिन वहां कोई मैजिकल पॉड नहीं बचा होता। तब ओनली उन रहस्यमयी चमकती बेलों को छूता है और जो उसे विनती करता है कि वे उसकी मदद करें और उसे केवल एक मैजिकल पॉड भेज दें। अचानक वे चमकती बेलें तेज रोशनी से जगमगाने लगती हैं और उनकी रोशनी से एक नया मैजिकल पॉड जन्म लेता है। ओनली उसे छूते हुए जोर से डुजो कहता है। अगले ही पल वह स्वयं एक विशाल डुजो में बदल जाता है। उसे उस रूप में देखकर सभी जीव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद ओनली झील की ओर बढ़ता है और फायरवुल्फ पर एक प्रचंड जलधारा छोड़ता है, जो उसे दूर तक उछाल देती है और उसकी आग बुझा देती है। फिर वह उसके पास पहुंचकर उसे चारों ओर से घेर लेता है और एक नया मैजिकल पॉड बना देता है। आईवी तुरंत उस मैजिकल पॉड को उठाकर फायरवुल्फ की ओर फेंकती है ताकि वह फिर से बूगल बन जाए, लेकिन फायरवुल्फ उसे आग में जलाकर नष्ट कर देता है। इसके बाद वह ओनली का मजाक उड़ाता है, उस पर झपट पड़ता है और अपनी आग से उसकी विशाल शाखाओं को जलाना शुरू कर देता है। ओनली उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और पीछे हटते हटते उस विशाल पत्थरीले बांध तक पहुंच जाता है जिसने वर्षों से द वैली को बंद कर रखा था। फायरवुल्फ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब वह कभी भी इस घाटी में शांति वापस नहीं ला सकेगा। लेकिन जैसे ही वह आखिरी हमला करने वाला होता है, उसे एहसास होता है कि ओनली ने उसके पैरों को अपनी जड़ों से चट्टानों में जकड़ दिया है। इसके साथ ही ओनली अपनी विशाल शाखाएं बांध के मलबे में फैला देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन चट्टानों को खींचना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद पूरा बांध ढह जाता है। फायरवुल्फ भी टूटती हुई चट्टानों के साथ नीचे गिर पड़ता है, जबकि प्रचंड जलधारा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। डूबने से पहले ओनली अपने माता पिता की ओर आखिरी बार देखता है, मानो उन्हें विदा कह रहा हो, और फिर उफनते पानी में गायब हो जाता है। यह दृश्य देखकर उसके माता पिता पूरी तरह टूट जाते हैं।
उधर आईवी रोते हुए उसकी तलाश में बांट के पानी और गिरती चट्टानों के बीच दौड़ती रहती है, लेकिन उसे ऑनली कहीं नहीं मिलता। लंबी तलाश के बाद वह भारी मन से ऑनली के माता पिता के पास लौटती है और उन्हें बता देती है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर दोनों गहरे शोक में डूब जाते हैं। समय बीतता है और दी वैली फिर से हरियाली से भर उठती है। पेड़ पौधे लौट आते हैं और सभी जीव मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन अचानक पूरा दी वैली उस समय आश्चर्य से भर उठता है जब विशाल डिज्जो फिर से अपने घर लौट आते हैं। छोटे बड़े सभी जावन उनके ऊपर उड़ते हुए उनकी शाखाओं पर उगे फलों का आनंद लेने लगते हैं। इसी दौरान आईवी की नजर सबसे ऊंचे डिज्जो की चोटी पर खड़े ऑनली पर पड़ती है। उसे जीवित देखकर वह खुशी से उसकी ओर उड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वह भावुक होकर पूछती है कि आखिर वह बच कैसे गया। तब ऑनली मुस्कुराते हुए बताता है कि डिज्जो ने मैजिकल पॉट्स की शक्ति से उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद आईवी ऑनली को उसके माता पिता के पास ले जाती है। अपने बेटे को जीवित देखकर दोनों खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। उसी समय सभी डिज्जो सम्मान में ऑनली के सामने झुक जाते हैं और पूरे दी वैली को बचाने के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसी ही शानदार फिल्मों की बेहतरीन स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।